Hello student, this is class 6 civics, chapter 1st, understanding diversity. The topic we cover in this video are different architectural style reflecting in building all over the country, Indian dance and music, Indian clothing, art and architecture. From cave, temple and mosque to palaces and stupa, India boasts an architectural diversity like no other country in the world. अगर हम देखें भारत के केव्स, गुफाएं जिन्हें मंदिर, मस्जिद, महल और स्तूप, ऐसा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें अगर देखें वास्तुकला के हिसाब से इतना विभिन्नता पाई जाती है जितना कि भारत में पाने का दावा किया जाता है. दिस इनक्रेडिबली rich heritage has developed over nearly 4,000 years, during which time India absorbed many different political, religious, artistic influences. यदि हम बात करें लगभग 4,000 साल पहले भारत ने विभिन्न तरीके की राजनीतिक, धार्मिक तथा कला से संबंधित जो विकास था उससे वो प्रभावित हुआ और उसको उसने अपने आप में समा लिया. और इसी का नतीजा रहा है कि भारत जो है भारत की विरासत एक समृद्ध और अविश्वसनीय विरासत बन गई, जिस पे कि किसी को विश्वास नहीं होता कि किसी जगह पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किसी चीज़ का हो सकता है. इंडिया इज़ ए गोल्ड माइन फॉर द स्टडी ऑफ आर्किटेक्चुरल एवोल्यूशन थ्रू आउट हिस्ट्री. और कहा जाता है कि इंडिया क्या है, एक तरीके से जैसे सोने की खान होती है वैसे ही खान बन गई इंडिया, जहाँ पर जो वास्तुकला का विकास हुआ है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जा सकता है कि कितना ज़्यादा उसका विकास हुआ है. उसकी संपूर्ण हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए, इतिहास का अध्ययन करने के लिए भारत जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है. ईस्ट ट्रांजिशन और inclusion of new culture has created an impact on Indian architecture and art. हर एक ट्रांजिशन मतलब हर एक जो चेंज हुआ है, ठीक है ना, जो भी कल्चर में परिवर्तन हुआ है उसने भारत के जो वास्तुकला है और आर्ट है, कला है, उस पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है. One can easily see the different architectural styles reflecting in the building all over the country. और इसको कोई भी हम भी आसानी से देख सकते हैं. जो हमारा विभिन्न तरीके की स्टाइल जो हमने अपनी आर्किटेक्चर में अपनाई है, अपनी वास्तुकला में अपनाई है, उसका सीधा सीधा हमें दिखाई पड़ता है. वो हमारी जो बिल्डिंगें हैं उनसे हमें, देश भर में जितनी बिल्डिंगें हैं उनसे हमें पता चलता है. ताजमहल, the most well-known example of Indian architecture is Taj Mahal, built by Mughal Emperor Shahjahan to honor his wife Mumtaz Mahal. और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारतीय वास्तुकला का, वो है ताजमहल, जिसको शाहजहाँ जो था, शहंशाह शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बीबी की याद में. मुमताज़ महल जो उसकी वाइफ थी उसकी याद में उसको बनाया था. It is without a doubt one of the most impressive piece of architecture not only in India but also all around the world. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव क्या है, बिल्डिंग है या कला का एक नमूना है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में. It combined element from Islamic, Persian, Ottoman, Turkish and Indian आर्किटेक्चुरल स्टाइल. अब इसमें यदि हम देखें किस किस चीज़ के, कौन कौन से देश के, इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसका, पर्शियन का, ओटोमन, तुर्किश का, और भारतीय जो आर्किटेक्चर है मतलब वास्तुकला है उसका प्रभाव, उसकी स्टाइल का प्रभाव इस पर दिखाई पड़ता है. इंडिया ऑल्सो हैज़ मैनी एंशियंट टेम्पल, और इसी तरीके के भारत में बहुत सारे क्या है, टेम्पल्स हैं.
Lotus Temple. It is one of the modern buildings that have come up in recent time and has managed to achieve a status and fame that attract tourists all over the world. Lotus Temple कहाँ है ये? दिल्ली में स्थित है और ये एक मॉडर्न बिल्डिंग है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बनाए हुए और रिसेंटली ये बनी है और इसने पूरे विश्व के जो टूरिस्ट हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसका स्टेटस और इसका नाम से सभी टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। Conceptualized on the form of lotus flower, it is a Baha'i house of worship that is open to all religions and stand for the secularism and openness of the country. अब इसका जो शेप है वो कैसे है? वो एक लोटस का शेप, कमल का शेप लिया हुआ बिल्डिंग है ये। और ये क्या है? बाही हाउस जो है उसकी वर्शिप की जगह है। बाही हाउस जो है, भाई एक क्या था? क्रीड, ए पंथ है जिसको ईरानी लोग मानते हैं। तो ये उसी का एक जो ईरान के लोग जिसको मानते हैं उस पंथ का ही ये एक वर्शिप की जगह है, एक पूजा की जगह है। और ये सभी धर्मों को मानने वालों के लिए ओपन है और कह सकते हैं ये क्या है? सेकुलरिज्म है। ये क्या है? किसी धर्म को जिसमें सब धर्मों का आदर होता है, सेकुलरिज्म होता है, सब धर्मों का आदर होता है, वैसी जगह है ये। डिज़ाइन बाय ईरानियन आर्किटेक्ट फरीबोर्स साहबा। और ईरानियन जो आर्किटेक्ट था उसने इसको डिज़ाइन किया था, उसका नाम था फरीबोर्स साहबा। The structure composed of 27 petals aligned in grouping of 3, thus forming a circular periphery that is co-aligned by the ritualistic belief of Baha'i community. अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? 27 कमल की पत्तियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। अलग अलग पेटल्स होती है ना कमल की पंखुड़ियाँ, 27 है और किस रो में है? सर्कुलर जुड़ी हुई है और 3 रो में जुड़ी हुई है। पहले एक रो में कुछ कमल की पत्तियां, नेक्स्ट कमल की दूसरी पंखुड़ियाँ और तीसरी, ऐसे करके टोटल है 27 है। और ये बाही कम्युनिटी जो है, बाही समुदाय जो है, उनका ये रिचुअल बिलीफ है, उनका ये क्या है? जो रिवाज है या जो संस्कार है वो है इनका। तो हमने पढ़ा लोटस टेम्पल। नेक्स्ट इज आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट is one of the hill fort in Rajasthan, a specimen of Hindu architecture in Rajputana style. This fort is 11 kilometer away from the city of Jaipur. और आमेर फोर्ट जो है एक हिल पे बना हुआ, राजस्थान के एक हिल पे बना हुआ फोर्ट है। और ये कहा जा सकता है कि जो राजपूताना स्टाइल है उस वास्तुकला का ये बेजोड़ नमूना है और ये जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर दूर है। मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, इट इज़ फेमस फॉर इट्स सेल्फ सस्टेनिंग फीचर्स। और ये किस चीज़ का बना है? रेड स्टोन का और मार्बल का बना हुआ है। हैविंग मोइठा लेक्स एज इट्स परमानेंट वाटर सोर्स एंड हाईली एडवांस ventilation system done by brilliant design. The whole structure is a prominent display of the royalty as well as the rich culture and heritage of Rajasthan. अब जो इसमें एक लेक बहती है, मोइठा लेक जो है, जो बहरी है इसके साथ साथ, और ये इसका परमानेंट वाटर का सोर्स है, उससे इसको, इस महल को, इस फोर्ट को पानी मिलता है। यहाँ जो वेंटिलेशन है, रोशनी आने की जगह है, वो बहुत ही उन्नत तरीके से, एडवांस तरीके से बनाई गई है। और कह सकते हैं ये एक बहुत राजशाही का जो है बहुत ही प्रसिद्ध डिज़ाइन है, जिससे क्या होता है? राजस्थान की विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की इसमें झलक मिलती है कि कितना समृद्ध, कितना रिच कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है राजस्थान की, वो झलक हमें इस फोर्ट को देखकर मिलती है। अजंता एलोरा केव्स। अजंता एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। कहाँ ये? महाराष्ट्र में है।
built during the time period of 2nd century BC to 6th century AD. These caves are the finest example of rock cut caves. ये जो केव्स हैं ये 2nd सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी के बीच बनाई गई हैं और ये कैसे पत्थरों को काट कर, चट्टानों को काट कर बनाई गई केव्स हैं, गुफाएं हैं. रिफाइंड आउट ऑफ वॉल्केनिक ब्लास्टिक फॉर्मेशन वाइल एग्जिस्टिंग इन अ लीनियर पैटर्न. अब किस तरीके से ये रिफॉर्म करी गई है, बनाई गई हैं कि जो ज्वालामुखी निकलता है उस समय जो लावा आता है उसकी फॉर्मेशन से बनी हुई है और एक लीनियर पैटर्न में बनाई गई हैं. देयर आर 34 केव कंटेनिंग द रिमेनेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन टेम्पल्स. और इसमें लगभग 34 केव है. यहाँ पर कितनी केव है? 34 केव्स हैं जिसमें क्या है, बुद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के और जैन धर्म के टेम्पल्स के अवशेष हैं. These walls are equipped with engraving showing the life of Lord Buddha. और इसकी जो दीवारें हैं उसमें क्या हुआ है, खुदाई की हुई है, एनग्रेव किया हुआ है, खोद के बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किया जाता है, उसको एनग्रेविंग बोलते हैं, नक्काशी करना जिसको कहते हैं. वहाँ क्या किया हुआ, जो गौतम बुद्ध थे उनकी लाइफ के संबंधित चित्र हैं वो इस पे क्या किए हुए, कार्व किए हुए हैं, खुदा कर बनाए गए हैं, नक्काशी किए गए हैं. द पर्पज ऑफ दिस केव वॉज टू प्रोवाइड ए सेंचुरी फॉर द मोंक टू मेडिटेट. और जो पर्पस था, एम था, उद्देश्य था इस केव का, वो था कि जो साधु आते हैं, मोंक आते हैं, ठीक है, जो मोंक किसको कहते हैं, जो साधु रहते हैं बौद्ध धर्म के, तो वो मोंक आते हैं, मठ के रहने वाले लोग, वो यहाँ पर आकर मेडिटेशन कर सके, ध्यान कर सके. एलोरा इज पर्टिकुलर इज फेमस फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक एक्सकावेशन लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ ग्रेट कैलासा टेम्पल. और इसी तरीके से साथ ही बोला जाता है अजंता और एलोरा का नाम. एलोरा जो है अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये भी फेमस है. और सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है, यहाँ पर क्या किया गया कि एक ही सिंगल चट्टान को खोद कर वहाँ पर क्या बनाया गया, उसकी बनाया गया था, एक मंदिर बनाया गया था जिसको कैलासा टेम्पल कहते हैं. भगवान शिव के कैलाश के ऊपर बना हुआ टेम्पल है, ठीक है, उसको कैलासा टेम्पल कहते हैं. उसकी डिस्कवरी करने के बाद जब वो खोद कर निकाला गया, उसके अंदर टेम्पल था, तो वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा दुनिया भर में फेमस हो गया. Next is Chand Bawri. Chand Bawri, it is the deepest step wall in the world. सबसे गहरी और जिसमें क्या है, सीढ़ियाँ वाला कुआं है ये दुनिया का. Situated in the state of Rajasthan. It was built in 9th century as source of water for people in the neighboring village. और इसको 9th सेंचुरी में बनाया गया था. राजस्थान में ये कहाँ पर है, दौसा में है. और इसको बनाया किसके लिए गया था, लोगों के पानी की व्यवस्था, पानी का जो सोर्स है उसकी व्यवस्था के लिए. जनरली ये पानी को स्टोरेज करने का काम करता था, पानी को कलेक्ट करने का काम करता था. और आसपास के गांव में इस जो बावड़ी थी इससे क्या दिया जाता था, पानी दिया जाता था. द होल स्ट्रक्चर इज स्क्वायर कंस्ट्रक्शन, 100 फीट डीप with 3,500 स्टेप एंड पेरिफेरी ऑफ 140 मीटर. स्क्वायर शेप में है, 100 फीट डीप है, 3,500 इसमें सीढ़ियाँ, स्टेप्स हैं. और जो इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना, जो इसका सरकमफ्रेंस है, चारों तरफ का नाप जो है वो है 140 मीटर. इट शो द ज्योमेट्रिकल इंटेलिजेंस ऑफ आर्किटेक्ट एंड लोकल क्राफ्टमैन ऑफ दैट एरा. और ये क्या बताता है कि उस समय के जो वहाँ के स्थानीय जो आर्किटेक्ट थे, वास्तुकला के लोग थे, शिल्पी थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे उस युग के. ये वहाँ के शिल्पी, वहाँ का क्या है, वास्तुकला उस समय कितनी ज़्यादा क्या थी, इंटेलिजेंट थे वो लोग, कि उन्हें ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ज्योमेट्री के बारे में भी, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में भी ध्यान था. दिस स्टेप वेल स्टैंड एज ए परफेक्ट एग्जाम्पल दैट शो vernacular architecture is of, for and by the people.
और ये एक जो वेल है, स्टेप वेल मतलब सीढ़ीदार कुआं जो है, ये एक उदाहरण है कि उस समय के जो लोकल आर्किटेक्चर थे, जो स्थानीय क्या थे, शिल्पीकार थे वो, या वास्तुकलाकार थे वो, क्या थे, वो लोगों के लिए थे, काम करते थे, लोगों के द्वारा लोगों का काम किया जाता था, मतलब वो अपने ही लोगों के लिए काम करने वाले लोग थे। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ है ये, याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। Lying in the coast of Bay of Bengal, it is considered one of the best example of Dravidian architecture. द्रविड़ जो थे एक कम्युनिटी थी जो हमारे देश में आई थी, कहते हैं हम लोगों के देश में द्रविड़ों ने राज किया था और हमें, ठीक है, तो उस आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है ये बहुत बड़ा, कि बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उनका, और उस समय के उन द्रविड़न के आर्किटेक्चर का, शिल्प कला का। और ये कहाँ है, उड़ीसा में है ये मंदिर, और कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल के तट पर है। ऑल्सो नोन एज ब्लैक पोगाडा, इसको ब्लैक पोगाडा भी कहते हैं, या बाद में पढ़ोगे ब्लैक पोगाडा, मतलब ये मानते थे कि ये क्या है, जो समुद्र से यात्री आते थे वो ये मानते थे कि ये जहाज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ले आता है अपनी ओर। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रांडेस्ट टेम्पल इन इंडिया, और एक क्या है, जो सन टेम्पल है कोणार्क में, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो क्या है, भव्य टेम्पल है, सबसे ज़्यादा बड़ा टेम्पल है भारत का। बिल्ड इन 13th century, it has form of giant chariot with 12 intricately crafted wheel led by 7 horses। और ये जो टेम्पल है 13th century का है, और इसमें एक बड़ा सा चैरियट है, बड़ा सा रथ है, जिसको 12 जो हैं पहिए जो हैं, जिसपे क्या हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, क्राफ्ट किया हुआ है, डिज़ाइन बना रखे हैं। 12 पेयर हैं, याद रखना, यहाँ 12 ही लिखा है लेकिन उसमें क्या है, 12 पेयर हैं, 24 पहिए हैं, ठीक है ना, व्हील हैं, और उन जिनको कि 7 हॉर्स जो हैं उनको खींच रहे हैं। जो डिज़ाइन है टेम्पल का क्या है, एक रथ है जिसके 24 पहिए हैं, मतलब 12 पेयर, और उन्हें कौन खींच रहा है, 7 हॉर्स खींच रहे हैं। अ ट्रू मार्वल डेट show the advanced craftsmanship as well as love and devotion of that era for art। और एक ये क्या है, एक सच्चा कह सकते हो मार्वल चमत्कार है, जो ये दिखाता है कि उस टाइम के क्राफ्टमैनशिप, उस टाइम की शिल्प कला जो थी वो इतना ज़्यादा क्या था, उस एरा के लोगों को, उस युग के लोगों को कला से इतना प्रेम था और इतना क्या था, डेवोशन था, वो उसके ऊपर झुकाव था, या वो डेवोशन था कि वो कला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और इतनी उन्नत कला है वो, उसको देखकर ये पता चलता है। सांची स्तूप, सांची स्तूपा built in 3rd century BC on outstanding specimen of Buddhist art and architecture, it is one of the prominent monument from ancient India। सांची स्तूप जो है इसको बनाया गया था 3rd century BC में, और ये बुद्धिस्ट कला का और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, और ये इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया, और प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध स्मारक है। A स्तूप is generally a hemispherical dome structure containing relic of Lord Buddha। और ये जो स्तूप है, स्तूप जनरली क्या होते हैं, जितने भी स्तूप हैं वो सारे के सारे हेमिस्फेरिकल होते हैं, मतलब अगर हम बॉल को हाफ काट दें तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं, उस शेप के होते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध जो है, लॉर्ड बुद्धा जो है, उनसे संबंधित अवशेष जो हैं वो रखे होते हैं, उनसे संबंधित चीज़ें रखी होती है। इन दिस पर्टिकुलर स्तूपा लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन symbolically represented by footprint, throne, wheels, etc. All of them are exquisitely ornamental।
और वहाँ पर क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, जो गौतम बुद्ध है। केवल इस स्तूप में, सांची के स्तूप की बात करें उसमें, कि वहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध के फुटप्रिंट हैं, उनकी क्या है, बैठने का स्थान गद्दी है, राजशासन जिसको बोलते हैं, गद्दी जिस पे बैठते थे, व्हील हैं। और हर किसी, और उन सबको क्या किया हुआ कि उन सबको एग्जीक्यूटली जो है एक नज़ाकत के साथ ऑर्नामेंटेड किया गया है, डेकोरेटेड किया गया है, उनका श्रृंगार किया हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल, it is a memorial that are commemorated on the death of Queen Victoria by the Viceroy of India Lord Curzon and opened for public in 1921। जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में। और ये क्या है, एक जो क्वीन विक्टोरिया थी उसकी याद में बनाया गया एक मेमोरियल है, ठीक है। और जिसको लॉर्ड, उस समय जो हमारे यहाँ लॉर्ड कर्जन जो थे, वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने इसको बनाया था और 1921 में इन्होंने पब्लिक के लिए इसको खोल दिया। इट वॉज डिज़ाइन बाय सर विलियम एमरसन, और इसका डिज़ाइन किसने किया था, सर विलियम एमरसन ने किया था। द म्यूजियम है वास्ट कलेक्शन ऑफ रिमेनेंट्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रूल इन द इंडिया। और जो ये म्यूजियम है इसमें बहुत बड़ा कलेक्शन है, उस समय की चीज़ें हैं, अवशेष रखे हुए हैं जब ब्रिटिश शासन था भारत में। Music and dance. India has lot to offer in the form of dance and music. India dance and music and theatre tradition span back more than 2000 years. अगर हम बात करें भारत की म्यूज़िक और डांस की, तो भारत और में डांस और म्यूज़िक, नृत्य और संगीत जो है, और साथ साथ क्या है उसका अगर हम देखें तो बहुत लंबा लाइफ स्पैन है, बहुत लगभग 2000 साल पहले से ये चला रहा है। म्यूजिक एंड डांस आर लैंग्वेज बाय देमसेल्फ कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग सबटाइल थॉट्स एंड रिफाइंड आइडिया। म्यूजिक एंड डांस आर लैंग्वेज बाय देमसेल्फ कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग सबटाइल थॉट्स एंड रिफाइंड आइडिया। अगर हम देखें जो म्यूज़िक और डांस है वो अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आवर डे स्टार्ट विद द मॉर्निंग प्रेयर इन टेम्पल एट द होम एंड एट होम। हमारा जो सुबह होता है, हर एक भारतीयों की सुबह होती है, वो किसके साथ होती है, मॉर्निंग प्रेयर के साथ होती है, या तो मंदिरों में या घर पे हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है। फोकलोर एंड हिम्स आर संग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड। और इसी तरीके से लोकगीत, फोकलोर होता है लोकगीत, और हिम्स जो भजन गाए जाते हैं भगवान की, जो हमारा ईस्ट है, जो हमारे भगवान है, लॉर्ड हैं, उनके प्रेज के लिए, उनको खुश करने के लिए। Each region has its own way of doing it. The diversity of the same and yet the similarity of concept make India so unique. हर एक रीजन का अपना अलग, हर एक क्षेत्र का अपना अलग ढंग है प्रेयर करने का। द डाइवर्सिटी ऑफ द सेम, और जो भिन्नता है, और जो क्या है विभिन्नता होते हुए भी जो क्या है उसमें एकता है, जो उसमें सिमिलरिटी है, वो भारत को क्या बनाती है, अद्भुत बनाती है, यूनिक बनाती है, अद्वितीय बनाती है। मतलब सब लोग प्रेयर करते हैं, ढंग अलग अलग है, लेकिन सबका एम क्या है, भगवान की पूजा करना, भगवान की प्रेज करना, ठीक है, प्रेयर करना। तो वो उसको यूनिक बना देती है भारत को, कि अनेकता में भी हमारी क्या है, एकता है। द वेरियस फॉर्म ऑफ म्यूजिक प्रेजेंट इन इंडिया आर कव्वाली, फोक म्यूज़िक, गज़ल एंड क्लासिकल म्यूज़िक। अब अनेकों प्रकार के म्यूज़िक भारत में हैं, जैसे कि कव्वाली, लोकगीत, गज़ल और शास्त्रीय संगीत।
India has thousands of year old tradition of fine art and classical dance. अगर हम बात करें हमारे डांस की, शास्त्रीय नृत्य की, हमारी कला की, तो हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा है किसकी? शास्त्रीय नृत्य की. Some of the world famous dance form that originated and evolved in India are Bharatnatyam, Kathak, Kathakali, Kuchipudi, Manipuri, मोहिनीअट्टम एंड ओडिसी. कुछ ऐसे डांस जो पूरे विश्व में फेमस हैं, जो भारत में उदय हुए, भारत में उनका जन्म हुआ और भारत में ही उसका विकास हुआ, वो है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी डांस. All this dance form use basically the same mudras or sign of hand as the common language of expression were originally performed in the temple to entertain various gods and goddesses. अब जो इन डांस की जो मुद्राएं हैं, साइन है, हाथ की अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती हैं, वो एक तरीका है अपने भाव को व्यक्त करने का, अपने भाव को व्यक्त करने की एक भाषा है वो. और ये डांस जनरली जो पहले थे, ये कहाँ मंदिरों में किए जाते थे, जहाँ भगवान का सत्कार, भगवान देवी देवताओं के एंटरटेन मतलब मनोरंजन भी होता है और सत्कार भी होता है, ठीक है, उसके लिए वो मंदिरों में किए जाते थे. इंडिया फोक एंड ट्राइबल डांस आर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सेटअप एंड ट्रेडिशंस. अगर हमारा बात करें हमारे लोक नृत्यों की, जनजातीय नृत्यों की, तो वो हमारा क्या है? सामाजिक आर्थिक परंपराओं का मिक्सचर है. इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांस आर सिंपल एंड आर परफॉर्म टू एक्सप्रेस इंजॉय. हमारे जो लोक नृत्य हैं, जो हमारे ट्राइब्स, जनजातियाँ, जो ट्राइबल एरिया के लोग डांस करते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं और एक ढंग उनका ये तरीका क्या है? अपने आनंद को, अपने जॉय को दिखाने का, अपने एक्सप्रेस करने का ढंग है हमारे नृत्य. इन इंडिया वी हैव फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन वर्चुअली एवरी डे. हमारे देश में अगर देखा जाए, हर रोज कोई ना कोई फेस्टिवल होता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं. पूरे देश में हर रोज कोई ना कोई फेस्टिवल मनता ही रहता है. दिस हैड एडेड टू द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर. और क्योंकि फेस्टिवल मनाते हैं और हमारा फेस्टिवल मनाने का ढंग क्या है? हम म्यूज़िक और डांस, ये दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने फेस्टिवल में. और ये हमारे फेस्टिवल में जो है, हमारे कल्चर में समृद्धि, रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर, ये हमारे क्या है? हमारी संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है, रिचनेस का प्रतीक है. इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है, कितनी समृद्ध है. क्लोथिंग. Indian clothing is closely identified with the colorful silk sari worn by many of the country women. हमारी जो औरतें हैं यहाँ की ज़्यादातर क्या करती हैं? साड़ियाँ पहनती हैं. अ ट्रेडिशनल पीस ऑफ, वैसे तो बहुत सारी ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन मेन जो ड्रेस है वो साड़ी पहनती है यहाँ की औरतें. और जो ट्रेडिशनल पीस ऑफ क्लोथिंग फॉर मैन इज धोती, एन अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ दैट इज टाई अराउंड द वेस्ट एंड लेग. और अगर देखा जाए ट्रेडिशनल, तो आदमी लोग क्या पहनते हैं? ज़्यादातर जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, परंपरागत ड्रेस है, हर एक अगर हमारे स्टेट की देखो तो वहाँ धोती पहनी जाती है. एक कपड़ा होता है, उसको अलग अलग ढंग से पहनने का ढंग है. राजस्थान में अलग तरीके से पहनते, हरियाणा में अलग तरीके से, पंजाब में अलग, गुजरात में अलग, साउथ में अलग. तो वो धोती को, उस पीस को, जो कपड़े का पीस है जिसको हम धोती कहते हैं, उसको अलग अलग ढंग से पहना जाता है. जो हमारी क्या है? ट्रेडिशनल जो ड्रेस है मैन की. वैसे तो पैंट शर्ट बहुत सारी ड्रेसेस पहनते हैं. मैन ऑल्सो वेयर कुर्ता, ए लूज शर्ट दैट इज वॉर्न अबाउट नी लेंथ. फॉर स्पेशल ओकेजन मैन वेयर शेरवानी और अचकन विच इज द लॉन्ग कोट दैट विद ए कॉलर हैविंग नो लैपल्स. अब इसके अलावा आदमी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, और इसके अलावा विशेष ओकेजन में जो हैं वो शेरवानी, अचकन वो पहनते हैं, जो एक लॉन्ग कोट होता है जिसमें कॉलर होते हैं. इट इज़ बटन अप टू द कॉलर एंड डाउन टू द नी. और ऊपर तक बटन होते हैं, कॉलर तक ऊपर तक बटन होते हैं, और नीचे भी
नी तक भी क्या होता है, बटन लगे हुए होते हैं। शॉर्टर वर्जन ऑफ शेरवानी इज कॉल्ड नेहरू जैकेट। और कहते हैं भाई जो शेरवानी का छोटा वर्जन जो है उसको कम कर दिया, इतनी लंबी नहीं बनाई नी तक, तो वो है नेहरू जैकेट। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ा किस तरीके से हमारे देश में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है, किस किस चीज़ों में हमने यूनिटी देखी। तो इस चैप्टर को पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखिए, सुनिए और उसके बाद उन क्वेश्चंस को करिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।